नमस्कार, मैं अंकित गुप्ता। आज फिर एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंडियन सोसाइटी में एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम की बात जब हम करते हैं तो इसमें आज के हम पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में देखें तो हर सभी पार्टियां लगभग इसमें जो है अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजी, अपने मैनिफेस्टो इसी के आधार पे जो है वो करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कितना पीछे हम जाएं जब हम कास्ट डिवाइड को लेके बात करते हैं। ब्रिटिशर्स ने इसको कैसे एक्सप्लॉइट किया, और जैसे कि मैंने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पॉलिटिकल पार्टीज इसको कैसे हैंडल कर रही हैं और आम आदमी इसको कैसे देखता है। हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद है दिव्यांश काला, जो कि थिंकर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, रिसर्चर हैं और कॉलमिस्ट है, ऑर्गेनाइजर में और चिंतन में। आज हम उनसे बात करेंगे इन सभी मुद्दों पे। दिव्यांश, थैंक यू सो मच मेरे शो में आने के लिए। तो आज जैसे कि अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया हमारे व्यूअर्स को, क्या है ये कास्ट सिस्टम और कास्ट सिस्टम को जानने के लिए हमें कितना पीछे जाना पड़ेगा? अंकित जी, वास्तव में देखा जाए तो जो भारत है, भारत में ऐसा कास्ट जैसा रिजिड कभी नहीं रहा जैसा रिजिड कास्ट सिस्टम है। संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने भी एक बार कहा कि कास्ट आज किसमें जाति व्यवस्था नहीं आती, तो अव्यवस्था है। आज सिस्टम कहाँ बचा? कितना पीछे हिस्ट्री में जाएं इतिहास में अगर देखें, वेदों के काल से अगर देखें, तो जिनको आज शूद्र कहे, जिनको वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में शूद्र कहा जाता है, ऐसे लोगों ने भी वेदों की ऋचाएं रची हैं। वो वेद व्यास, वो कौन थे? वेद व्यास कौन थे वास्तव में देखा जाए? उसी रूप में हम जब आगे आते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आते आते ये जैसे जब शंकराचार्य जी काशी के घाटों में घूम रहे हैं तो उनको ये बताने वाला कि वो ब्रह्म क्या है, वो भगवान शिव एक चांडाल के रूप में शंकराचार्य के सामने आते हैं। जाति व्यवस्था जिसको महर्षि अरविंद ने परिभाषित किया, वर्ण व्यवस्था जिसको महर्षि अरविंद ने परिभाषित किया, महर्षि अरविंद के अनुसार अब इस भारत के प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना, उस परम सत्य को प्राप्त करना था। उसके लिए लोगों ने अन्य अन्य मार्ग अपनाए। उन मार्गों और जिसने अपने अपने अनुसार, अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार वो मार्ग अपना के अपना कर्म योगक्षेम पूर्ण करके वो ईश्वरत्व की ओर जाने को थे। तो वो व्यवस्थाएं जो निर्मित हुई उसको महर्षि अरविंद ने वर्ण व्यवस्था के रूप में रखा। हम जो सुनते हैं कि पास्ट में जब हम कहीं हिस्ट्री की बहुत पीछे तो नहीं जाता, लेकिन हिस्ट्री में हम जाते हैं, लेमन टर्म्स में बात करते हैं हम अपने व्यूअर्स के लिए, कि जैसे हम कहते थे कि कुछ एक पर्टिकुलर जातियों को अलाउड नहीं था मंदिरों में जाना, कुछ एक पर्टिकुलर जातियों को कुओं से पानी लेना अलाउड नहीं था। क्या ये वास्तविकता थी? अंकित जी, अगर ऐसा ही था तो मैंने बोला ना शुरुआत में कि वेदों की ऋचाएं जिनको आज हम दलित कह रहे हैं, जिनको आज हम शूद्र कह रहे हैं, ऐसे लोगों ने लिखी। वो महर्षि यात्रा कौन थे? तो क्या आपको लगता है कब से शुरू हुआ, किसने ये डाला इसको, हम मतलब इसको जो व्यवस्था आज हमने ये की ठीक है, बात है, डिस्क्रिमिनेशन आया, ये ठीक बात है कि हिंदू समाज के अंदर ये बुराई आई। इस्लाम का जब आक्रमण भारत में आरंभ हुआ, हिंदू समाज की जो एक डायनेमिक नेचर था, जिसको डायनेमिक नेचर ऑफ हिंदू सोसाइटी कहते हैं, वो कहीं ना कहीं बाधित हुआ। वो चिंतन रुका। आप देखो, कई सौ सालों तक तो कुंभ नहीं हुआ। कई सौ सालों तक कुंभ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय हमें अपने को आक्रमणों से बचाना था, उसमें समाज को बचाना था। परंतु समाज को बचाते बचाते यह सत्य है कि समाज का चिंतन अवरुद्ध हुआ। ये बात ठीक है। इसको हम देखें, अगर हम ब्रिटिश काल में हम बात करें, जो कि हम एक बात करते हैं कि बहुत ही जैसे हिंदू मुसलमान सभी रिलीजन ने मिलके एक लड़ाई लड़ी, आज़ादी की और स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी। तो उसमें भी, उस काल में भी क्या ऐसा हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने भी इस कास्ट सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया हो, या उन्होंने इसको जोड़ने में कुछ भूमिका निभाई थी? ब्रिटिश काल को आप इस कंटेक्स्ट में कैसे देखते हैं? जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने भारत के समाज को समझने के लिए भिन्न भिन्न अध्ययन आरंभ किए। वो उन अध्ययनों में सबसे पहले बंगाल में हुआ, फिर मद्रास में हुआ। धर्मपाल जी ने अपनी पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री करके, जिसमें भारत की पूर्व शिक्षा व्यवस्था का उल्लेख है, उसमें बताया, उसमें एक पूरा आंकड़ा दिया है कि, और अंग्रेजों के द्वारा प्रदत्त आंकड़े हैं
कि कौन कहाँ कितना विद्यालय में अध्ययन करता है, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर कितने दलित लोग अध्ययन कर रहे हैं, कितने शूद्र जिनको कह रहे हैं वो अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे पूरा आंकड़ा दिया। यानी डॉक्यूमेंटेशन तो अंग्रेजों ने आरंभ किया था। परंतु अब मैं इसको आगे कहता हूं कि अंग्रेजों, ब्रिटिश काल ने, ब्रिटिश साम्राज्य ने, कॉलोनियल स्टेट ने भारत के कास्ट सिस्टम को सोशली इंजीनियर्ड किया अपने फायदे के लिए। इसको मैं टर्म यूज करूंगा, सोशल इंजीनियरिंग ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट। वो सोशल इंजीनियरिंग थी। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल इसके देता हूं। मैं अब आपको केस स्टडीज के सामने थोड़ा प्रयास करता हूं कि आपको दर्शकों को मैं बात समझा सकें। आप देखिए, भारत के अंदर जब कास्ट सेंसस चल रहा था, जब कास्ट सेंसस की बात उठी, लंदन स्टैटिस्टिकल सोसाइटी ने एक पूरा पैम्फलेट बनाया। लंदन स्टैटिस्टिकल सोसाइटी 1841 से ब्रिटिश का जो इंग्लैंड के लिए कास्ट सेंसस सर्वे करती थी, उसी सोसाइटी ने भारत के लिए एक टेम्पलेट बनाया। आते आते जब 1871 में जो पहला कास्ट सेंसस जिसे पहला सेंसस जो ब्रिटिश सेंसस हुआ 1871 में, और 1875 में हेनरी वाटरफील्ड ने उसकी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को दी। उसमें लगभग 3208 कास्ट का उल्लेख था। और वाटरफील्ड ने उस रिपोर्ट में लिखा है, वाटरफील्ड रिपोर्ट में है कि भारतीयों का हमें सहयोग बहुत उतना नहीं मिला जितना हमें अपेक्षा थी। बंगाल प्रेसिडेंसी में एक अधिकारी थे, उनको लोगों ने मार के भगा दिया, उनकी मॉब लिंचिंग तक होना था। ये सारी बातें थी। आगे आते आते जब अंग्रेजों को लगा कि जब कास्ट को अंग्रेजों ने देखा कि हम इसका एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, तो 1901 में एक लॉर्ड रिस्ले करके अधिकारी हुआ, उसने भारत की कास्ट को कास्ट एज अ फॉल्ट लाइन यूज करने का प्रयोग किया। उसने पहला उल्लेख किया 1901, मैं भी 1901 का बता रहा हूं, गोलमेज सम्मेलन है 1901 का, मैं भी बताता हूं। 1901 में रिस्ले ने भारत में रेस थ्योरी लाया है अपने, क्योंकि रिस्ले जो था एंथ्रोपोलॉजी का एक विद्वान था, इसमें कोई शक नहीं है। उसने एंथ्रोपोलॉजी को रेस साइंसेस में ला करके उसने भारत में 7 प्रकार की रेस बताई, और एक 5वां वर्ण उसने बताया कि 5वां वर्ण है अनटचेबल। 5वां वर्ण उसने बताया, और उसको उसने कहा कि आप अपने लोकल पैरामीटर्स के हिसाब से, राज्यों के जो कास्ट सेंसस कमिश्नर्स थे उनको कहा कि आप अपने अपने राज्यों के हिसाब से उस अनटचेबल को या 5वें वर्ण को जैसा लगता है रखें। तो कुछ राज्यों ने अनटचेबल रखा, कुछ राज्यों ने उन अनटचेबल्स को शूद्र में ही रखा। यहां अब आती है कॉलोनियल कॉन्स्पिरेसी कैसे रची गई। कॉलोनियल कॉन्स्पिरेसी एक मैं बहुत क्लासिक एग्जांपल देता हूं। हमें ध्यान है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उससे पहले बड़ी एक थ्योरी है जिसको मक्खनलाल जी और जैसे कई अच्छे विद्वानों ने इसको पुष्टि भी की है। 1906 में जो मुस्लिम डेलीगेशन लॉर्ड मिंटो को मिलने शिमला में गया था, उस मुस्लिम डेलीगेशन ने और मजेदार बात है, डॉक्यूमेंट्स हैं इसके, उस मुस्लिम डेलीगेशन का जो मेमोरेंडम था जो लॉर्ड मिंटो के पास रखा गया, जो वो तैयार हुआ, उसको लॉर्ड मिंटो के प्राइवेट सेक्रेटरी की सलाह पर तैयार किया गया था। है ना, मजेदार बात है। अब उस मेमोरेंडम में एक बड़ा विचित्र पॉइंट है। मेमोरेंडम में एक पॉइंट ऐसा है कि ये जो शूद्र या हम जिसको अनटचेबल आज कह रहे हैं, अछूत जो हैं हमारे, वो हिंदू समाज के अछूत बंधुओं को उस समाज से काट देना। अगर आप कहें तो मैं उसको कोट कर सकता हूं अभी, वो पॉइंट है। तो मेमोरेंडम का उद्देश्य क्या था, क्या लगता है? उस मेमोरेंडम का वो मेमोरेंडम, जाहिर सी बात है कि उस समय भारत के भीतर सबको पता था कि 1857 की क्रांति, अंग्रेजों को पता था कि हिंदू मुस्लिम आपस में मिलकर लड़े। उस आगे चल के अंग्रेजों ने जो विल्सन हंटर जो रिपोर्ट लाया, हंटर रिपोर्ट थी, उसके बाद अंग्रेजों ने साजिश, उसके बाद जो ब्रिटिश कॉलोनियल कॉन्स्पिरेसी थी, डिवाइड द हिंदू सोसाइटी, वो एक मेमोरेंडम का पार्ट था। वो मेमोरेंडम वो रिलीजन में डिवाइड नहीं थे। मैं रिलीजन को मैं बताना चाह रहा हूँ, रिलीजन इज ऑल्सो फॉल्ट लाइन फॉर इंडिया। अंग्रेजों ने भारत की डाइवर्सिटीज को भारत की फॉल्ट लाइन्स बनाया,
और आज जिनको मैकॉले पुत्र हम कह रहे हैं, ऐसे ऐसे कम्युनिस्ट इतिहासकार, वामपंथी विद्वानों ने उन फॉल्ट लाइंस को और बढ़ाने का काम किया। तो दिव्यांश, में आप ही की बात से आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। जब वाटरफील्ड रिपोर्ट की जो सेंसस हुआ इंडिया में, तो आप ये कहना चाह रहे हैं उस समय इंडियन सोसाइटी ने इतना सपोर्ट इसको नहीं किया? उसमें अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट है, अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट है, बता रहे हैं कि 140 लोग, किसी गांव में 140 लोग नहीं है। कब से नहीं है? तो जिस दिन सेंसस होना था उसके एक दिन पहले से नहीं है। अंग्रेज नोटिस चस्पा करके जा रहे हैं कि होना, कि एक हफ्ते बाद हम फिर आएंगे, लेकिन फिर भी लोग नहीं है। तो आप इन जो ये ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसीज की हम बात कर रहे हैं, इसमें इंडियन रिस्पॉन्स क्या था? इंडिया के जो लीडर्स थे, या इंडिया के जो थिंक टैंक्स थे, या इंडिया के जो विचारक थे, क्या रिस्पॉन्स था उनका इस कॉन्स्पिरेसी के अगेंस्ट? और प्राइमरीली कौन कौन इसको विरोध कर रहा था? भारत के भीतर अगर देखा जाए, उस समय अंग्रेजों की इस नीति को समझने वाले दो बड़े नेता हुए। एक महात्मा गांधी, दूसरे डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक बड़ी पुस्तक है, एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, हु वर द शूद्रास। उसमें वो बताते हैं कि ये जो शूद्र हैं, ये कोई राजपूत या ब्राह्मणों से अलग नहीं है, ये भी इसे हिंदू समाज के ही अंग हैं। दे आर द पार्ट ऑफ दिस हिंदू कम्युनिटी ओनली। लेकिन अब इसका हम बोलना चाहें लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्स कैसा रहा, क्योंकि अंग्रेजों ने इसको लेजिस्लेटिवली इसको काटने का प्रयास किया था। कम्युनल अवार्ड आते हैं, माइनॉरिटी पैक्ट, गोलमेज सम्मेलन की भी आपने बात की, माइनॉरिटी पैक्ट होता है, बात ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर उसमें भी थे, वो क्यों थे उसके कारणों पर भी हम बात करना चाहेंगे। आप देखो, डॉक्टर अंबेडकर वास्तव में भारत के हिंदू समाज से अस्पृश्यता निवारण के लिए बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जो माइनॉरिटी पैक्ट मुस्लिम रिजर्वेशन और अलग से सीट देने की बात कर रहा था, अलग प्रकार से माइनॉरिटी के रूप में हम इसको प्रस्तुत करेंगे, जो मैंने कहा कि मुस्लिम डेलीगेशन ने 1906 में किया। 1931 गोलमेज सम्मेलन में भी प्रयास हुआ था कि माइनॉरिटीज को, वो अस्पृश्य लोगों को, अनटचेबल्स को, दलितों को एक अलग प्रकार से इनको आवंटन हो। लेकिन एक मैं बात बताता हूं, इन लोगों को भी शायद, मुझे नहीं लगता कि ध्यान है कि नहीं, 1927 में फ्रेंचाइज कमीशन, साइमन कमीशन, ये सब आए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने जॉइंट इलेक्टोरेट के समर्थन में वहां पर मेमोरेंडम दिए हैं, जॉइंट इलेक्टोरेट्स के। लेकिन 1931 में ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर को यहां, उसे कारण है, डॉक्टर अंबेडकर के मन में अपने समाज के प्रति एक बड़ा संवेदना का भाव था। उन्होंने वो कष्ट बचपन में झेले थे। जब उन्होंने उससे पहले गांधी जी से भी बात की, कांग्रेस के नेताओं से बात की, तो कांग्रेस के नेता एक प्रकार से एडमेंट हो गए थे कि हम अभी आपको सीट हम अलग से नहीं करेंगे, आपको हिंदू समाज के अंदर ही करना है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार, चूंकि एक बात हम यहां भी देखें कि किसी भी आंदोलन के मीन्स और एंड्स, लक्ष्य और तरीके, वो दो अलग होते हैं। गांधी जी एक प्रकार से नेगोशिएबिलिटी का, सबको साथ लेकर के चलने का तरीका चाह रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर भी सबको साथ लेकर के चलाने का तरीका चाह रहे थे, परंतु वो चाह रहे थे कि मेरे समाज के पास भी राजनीतिक रूप से हम सशक्त तो हो, क्योंकि उसमें राजनीतिक रूप से सशक्त होना वास्तव में आवश्यक था, किसी भी समाज के लिए आवश्यक था। वही डॉक्टर अंबेडकर चाह रहे थे, उसमें मुझे ऐसा कोई गलत नहीं लिखता। बाद में फिर आप देखो तो 1932 में जब पूना पैक्ट हुआ, उससे ठीक 6 महीने पहले हम बहुत कम चर्चा करते हैं, एक राजा मुंजे पैक्ट आता है। मद्रास के बड़े नेता है एमसी राजा, दलितों के बड़े नेता हैं, और हिंदू समाज, और उस समय तत्कालीन हिंदू सभा के बड़े नेता हुए बीआर मुंजे। उनके मध्य वो समझौता हुआ कि वास्तव में जॉइंट हम इलेक्टोरेट देंगे, अलग निर्वाचन के बाद वो, और रिजर्वेशन वाली जो बात है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन टू दलित और द अनटचेबल्स, वो यहां से है। और बाद में पूना पैक्ट में गांधी जी और अंबेडकर, गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय जी, इन लोगों के हस्ताक्षर के साथ पूना पैक्ट होता है। इस प्रकार के रिस्पांस भारतीय समाज ने दिया अंग्रेजों के विरोध में।
पूना पैक्ट को अगर देखें तो अलग प्रकार एक हिंदू समाज उसको एक पूना पैक्ट के एक महत्व की बात अगर मैं बोलूं तो हाइलाइट्स के रूप में अगर उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस अगर मैं बताऊं तो दलित अछूत ये हिंदू समाज का यही एक अंग रहेंगे। ये बात वहां पर एक प्रकार से सिद्ध हुई। वो हमारे आपके बीच क्या संबंध है वो समाज तय कर लेगा। हम आपस में करेंगे, लेकिन हम रहेंगे वो सब हम रहेंगे साथ ही। ये बात थी भाई। डॉक्टर अंबेडकर ने 1946 में अपनी पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में ये बताया है कि मुस्लिम समाज इस्लामिक रेडिकल जो इस्लामिक शक्तियां हैं वो वास्तव में चाह रही हैं। मैं किसी इस्लाम के विरोध में नहीं बोल रहा हूं। उस समय की जो इस्लामिक लीडरशिप थी वो ये चाह रही थी कि ये अछूत और दलित भारत के हिंदू समाज से अलग हो जाए। और 1946 में अपनी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर ने इसका उल्लेख किया है। वो चाहते हैं कि हिंदुओं की शक्ति कम हो इसलिए वो अलग करना चाहते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनको सशक्त जरूर करना चाह रहे थे बी आर अम्बेडकर जी, लेकिन उनको एलियनेट नहीं करना चाह रहे थे। एलियनेट नहीं करना चाह रहे थे। दिव्यांश, इसमें आप मुझे बताएं कि 1947 में आज़ादी मिलती है, उसके बाद हमारे लीडरशिप हमारे लोगों के हाथ में आती है, तो उसके बाद कास्ट सिस्टम को हमने आज़ाद भारत में जो है इसके कैसे हमने इसको डील किया चैलेंजेस को? ये बड़ा विचित्र प्रश्न है। आज जो लोग हमारे लोगों ने हमारे तत्कालीन नेतृत्व ने आज भी एक बड़ा नेतृत्व का वर्ग ऐसा है, आज भी ऐसा पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे बीच खड़ी हुई है जो इसको इस कास्ट के इशू को लेकर के भारत के समाज को फॉल्ट में भ्रंश रेखाएं खड़ी करके फॉल्ट लाइंस के रूप में तैयार करके भारत को तोड़ने के लिए काम कर रहा है। मैं एग्जाम्पल के साथ अब आपको इसमें बात करते हैं। पूरा अपना अच्छा क्वेश्चन मुझसे किया। आज जो लोग रिजर्वेशन रिजर्वेशन पूरे देश में गा रहे हैं, उनके पुरखों ने जवाहरलाल नेहरू ने रिजर्वेशन को क्या कहा के लिए क्या किया? रिजर्वेशन के लिए 27 जून 1961 में शायद जवाहरलाल नेहरू जी ने एक पत्र सारे देश पूरे देश में मुख्यमंत्रियों को लिखा है कि मैं सेकंड क्लास अपने यहाँ सेकंड क्लास पर्सनल अपने यहाँ नहीं चाह रहा हूं। सेकंड क्लास आप किसको कहना चाह रहे थे रिजर्वेशन के संबंध में? मैं इसमें नहीं बोलता। आगे आते हैं भाई, इनके पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री टीजे अंजैया को क्या कहा एयरपोर्ट से उतरते हुए, वो भी एक रोचक किस्सा है। कास्ट सेंसस कह रहे हैं। राजीव गांधी ने जब उस समय मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ रही थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इसका विरोध के लिए प्रस्ताव तैयार कराया। हालांकि बाद में ये बात सही है कि राजीव गांधी को अपने ही कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के द्वारा बड़ा प्रतिकार झेलना पड़ा है। अब धीरे धीरे आते आते आज जब लोगों को लगा कि भाई आज इसमें हम नहीं, और पोस्ट 2014 इलेक्शन सिनेरियो में जब हिंदू समाज को अपनी जागृति आई, हिंदू समाज में चेतना लौटी और समाज एक होकर अब पॉलिटिकली स्टिंजेंट है, पॉलिटिकली एक्टिव है, आज उन लोगों को लग रहा है कि कास्ट के नाम पर तोड़ते हैं। अच्छा, अब एक बढ़िया इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं। ये कास्ट सेंसस की बात माननीय राहुल जी जो अभी कर रहे हैं, विपक्ष के नेता जो नेता प्रतिपक्ष की ओर से आ रही है, वो आपने ध्यान दिया होगा उसकी टाइमलाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। 2021 में एक बड़े विद्वान है क्रिस्टोफ जेफ्रेलॉट, फ्रांस में रह के अपना वो विद्वत्ता प्रकट करते रहते हैं। 2021 में इंडियन मीडिया हाउसेस में उन्होंने 3-4 एक आर्टिकल्स का सीरीज तैयार किया और उस सीरीज ऑफ आर्टिकल्स में उन्होंने कास्ट सेंसस के इशू को छेड़ा। बाद में उसके बाद कास्ट सेंसस के इशू ने ट्विटर पे बड़ा धूम मचाया। 80,000 ट्वीट, 1.5 लाख रिट्वीट, ऐसे करके ट्रेंड किया 22 के यूपी विधानसभा के चुनाव के आसपास। और उसी के आसपास हम देखते हैं कि राहुल गांधी के दिमाग में, कांग्रेस पार्टी के ध्यान में ये कास्ट सेंसस का इशू आता है। और एक विचित्र बात यह है कि ये जो महोदय हैं क्रिस्टोफ जेफ्रेलॉट, ये सबको ध्यान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े एकेडमिकली बड़े विरोधी हैं, हिंदुत्व के बड़े विरोधी हैं। और यही जो है, ये हेनरी लुइस फाउंडेशन
जिस फाउंडेशन संबंध जॉर्ज सोरोस से है कहीं ना कहीं, उसने उस समय जेफरी रोड को प्रोजेक्ट के लिए फंड किया है। ये भी एक रोचक बात है। तो क्या इसमें ये भी देखना है कि क्या कास्ट सेंसस को लेकर के, कास्ट सेंसस अच्छा है खराब है उस पर अभी डिबेट होनी चाहिए, वो होगी भी, समाज करेगा, अपना काम है। लेकिन कास्ट सेंसस का इश्यू फ्यूल कहां से होता है, उसका इंटेंशन क्या है, उस पर तो बात होनी चाहिए। तो ये तो फ्यूल स्टार्ट तो कांग्रेस पार्टी और कुछ एक क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ से हुआ है। समाज के बीच डाइवर्सिटी पैदा करना है। इतना खतरनाक आपने कास्ट का इशू लिया कि आपका क्लासिक एग्जांपल है भीमा कोरेगांव, प्रधानमंत्री को मारने तक की साजिश है उसमें। दिव्यांश, अब हम चलते हैं इस शो के एंड की तरफ। तो जैसे हमने देखा 2014 को आपने मेंशन किया, 2014 में हमने एक सशक्त हिंदू यूनाइटेड समाज देखा जिन्होंने एक पर्टिकुलर तरीके से वोट किया। वही हमने 2017 यूपी चुनाव में भी देखा, 2022 यूपी चुनाव में भी देखा। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो ये पार्टियां, कुछ एक क्षेत्रीय पार्टियां और कांग्रेस हमारी विपक्षी दल जो मेजर विपक्षी दल है, जिस तरीके से कास्ट डिवाइड की बात करती है, क्या इनको कुछ एक्चुअल कंसर्न है उन लोगों से जिनके बारे में बात करते हैं, या सिर्फ डिवाइड और उन्हीं फॉल्ट लाइंस पे जो जिस पे ब्रिटिशर्स खेले थे उसी पे अपना डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी करना चाहते हैं, या कुछ ये एक्चुअल में हितैषी हैं उन लोगों के लिए, या उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, या उनके समाज में मतलब कि बेनिफिट्स जो है वो क्रीमी लेयर को ना जाए? क्या ये वाकई कंसर्न है या सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए? ये जो हमने प्रश्न किया है बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इनका अगर इनका उद्देश्य एक भी कास्ट का वेलफेयर करना हो तो हम इसका स्वागत करते हैं, पर इनका उद्देश्य कास्ट वेलफेयर तो है ही नहीं। भाई जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां एससी रिजर्वेशन के ऊपर खतरा आने को हो गया है। और अभी एक बयान भी इन्होंने यूएसए में या कहीं, और अभी राहुल गांधी का बयान है यूएसए में कि रिजर्वेशन खत्म करेंगे, कास्ट सिस्टम में रिजर्वेशन खत्म करेंगे। जो 1990 में एक आपको ध्यान होगा जब राम मंदिर आंदोलन के समय भी जब सारा हिंदू समाज की एक बड़ा आंदोलन चला था हिंदू समाज के द्वारा, उसमें एक नारा लगता था, मिले मुलायम काशे राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यानी हिंदू एकता को हमेशा चुनौती देना ये शक्तियों का काम रहा है। हिंदू समाज एक ना हो, जातियों में बटा रहे। क्या मुस्लिम समाज के भीतर क्या जातियां नहीं है? अभी प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आया है परसों, जिस सच्चर कमेटी की आप लोग पूजा कर रहे थे उसमें वो है, लेकिन और उसकी कभी बात नहीं होती। अभी मैंने हेनरी वाटरफील्ड का लिया, वही वाटरफील्ड बता रहा है कि मुस्लिमों की जातियां हैं। पहले की सेंसस में है मुसलमान खुद अपनी जातियां बता रहे हैं। अली अनवर करके एक बड़े मुस्लिम विद्वान हुए, उन्होंने एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी, मशावत की जंग। उसमें उन्होंने बताया कि भाई पासमानदा मुसलमानों की स्थिति क्या है समाज के भीतर। क्या मुस्लिमों की जातियां नहीं है क्या? भाई अगर हिंदू समाज से हमारा कहना है, हम किसी को ऐसे जातिवाद की बात नहीं, अब तो अगर यहाँ की आप बात करो तो वहां की भी तो करो। क्यों हिंदुओं को इसलिए बांटना क्योंकि आपका वोट बैंक नहीं है? सो आने वाले टाइम में आप भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या देखते हैं? इसमें क्या हम कोई बैलेंस स्ट्राइक आउट कर पाएंगे इसके बीच में कि देखिए अंकित जी को लेके भी दो व्यूज हैं, तो हम कोई बैलेंस स्ट्राइक कर? अंकित जी आज मैं ये जो कास्ट की बात चल रही है, मैं इसको एक वॉरफेयर के रूप में देखना चाह रहा हूं। आज 5th जनरेशन वॉरफेयर पे दुनिया चल रही है। 5th जनरेशन वॉरफेयर के दो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, एक प्रोपेगेंडा और दूसरा सोशल इंजीनियरिंग, और ये दोनों ही उसका अंग है। और कास्ट एक नया बैटल ग्राउंड के रूप में हमारे सामने उभर रहा है। प्रोपेगेंडा के माध्यम से आप सोशली भारत के हिंदू समाज का सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं। कास्ट वायलेंस को इन्फ्यूल करने का काम आज जो विपक्ष कर रहा है, वो भारत के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान करेगा। और पर अच्छा ये है कि आज समाज उस बात को समझ रहा है। आपको लगता है भाई आप देखो, आप एग्जांपल लो, हालांकि पॉलिटिकल है, हरियाणा चुनाव में क्या हुआ, गए तो कास्ट सेंसस का इशू लेके वहां भी थे। तो समाज को समझ में आने लगा है कि इनका उद्देश्य कास्ट वेलफेयर नहीं, केवल कास्ट फाइटिंग है, कास्ट स्ट्रगल्स है कि हिंदू कास्ट लड़ती रहे और हमारा एक क्षेत्र जो वोट बैंक रहा वो बचा रहे। कुछ ना कुछ लोग ये भी देखते होंगे, जैसे अभी रूलिंग गवर्नमेंट की बात करें तो प्रधानमंत्री भी उसी कास्ट से आते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति की भी एक अपॉइंटमेंट ऐसी दो राष्ट्रपति, रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी।
मेरे ख्याल से लोग ये देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा Opposition- एसटी एसटी मंत्री किस सरकार, दलित मंत्री या एसटी एसटी मंत्री किस सरकार में हुआ? थैंक यू सो मच दिव्यांश मेरे शो में आने के लिए। ये सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।